हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। इसमें पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और इसके बहुत शॉर्ट नोट्स जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैक्चुअल डेटा है डायरेक्ट। बस आप इसको याद कीजिए और समझिए। डायरेक्ट जो पूरा चैप्टर है और ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो MCQ एग्ज़ाम है। जो राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारी वीडियोज़ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पे नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हर एक जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर राजस्थान का भूगोल, प्राकृतिक और भौतिक स्वरूप। तो यहाँ पर अगर बात करें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, देखो ये सारी इसको यूज करने के लिए पहले आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आवश्यक है। पहले पढ़ना है ना, जीरो से शुरू मत करना। बाकी आप जीरो शुरू करते हैं, याद कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट याद कीजिए। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्षेत्रफल इसका है 61.11%, 61.11%। जनसंख्या है यहाँ पर 40% और ज़िले हैं 12 ज़िले। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9.1% क्षेत्रफल है, जनसंख्या है 10%, कुल ज़िले हैं 13 और यहाँ पर मुख्यतः जो ज़िले हैं वो हैं 7। पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्षेत्रफल है 23.3% और जनसंख्या है 39% और ज़िले हैं 10%। वहीं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग है 6.49%, 6.49%। जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है 11% और कुल ज़िले यहाँ पर जो हैं वो 7 ज़िले यहाँ पर आते हैं। अगला पॉइंट है अरावली। अरावली का जो उद्भव कब हुआ है? अरावली का उद्भव हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हुआ है क्रिटेशियस युग में। पूर्वी मैदानी भाग का उद्भव हुआ है प्लेस्टोसीन प्रारंभिक युग में। और थार के मरुस्थल का उद्भव हुआ है टर्शियरी काल में या प्लेस्टोसीन उत्तर युग में, ठीक है। अब यहाँ पर बात है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन है वो किसने किया है? AM हेरोन ने वर्णन किया है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन। धरियन किसे बोला जाता है? राजस्थान में धरियन है जो गतिशील जो रेत के टीले हैं उनको धरियन बोला जाता है। गतिशील रेत के टीलों को क्या बोला जाता है? धरियन बोला जाता है। थली क्या है? शुष्क मरुस्थल को थली बोलते हैं, जो जहाँ पर बालू, रेत के टीले या धरियन के कारण अत्यधिक जो फैलाव हो रखा है उसका जो शुष्क मरुस्थल बन गया है उसको बोला जाता है थली राजस्थान में। अगर अपन थार मरुस्थल की बात करें तो कुल इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जिसका 85% 85% भारत में है और 15% किस में है? पाकिस्तान में है। 85% भारत में, वहाँ पर भी 62% राजस्थान में है और बाकी 38% है हरियाणा, गुजरात और पंजाब में। टोटल 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। 62% राजस्थान में, 38% हरियाणा में। राजस्थान की अगर बात करें तो ये 12 ज़िलों में फैला हुआ है। जो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने बोला है कि 12 ज़िलों में इसका विस्तार है। ये 12 ज़िले कौन कौन से आपको पता है? पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं 12, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ऊपर है गंगानगर, हनुमानगढ़। जोधपुर के आसपास है नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र, पाली और जालौर। ये टोटल 12 ज़िले हैं जहाँ पर मरुस्थल का विस्तार है। बरखान इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगला। बरखान किसे बोला जाता है? बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, इस तरह के बरखान होते हैं। ये बालू का स्तूप है यहाँ पे, जैसे ये रेत के टीले हो गए, इसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक जो मरुस्थल का विस्तार जो होता है बरखान के कारण होता है। इनकी ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर ऊंचाई, 100 से 200 मीटर चौड़ा होता है। और ये पाया जाता है भालेरी, चूरू में, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसिया और जोधपुर ये पाए जाते हैं। बरखान कहाँ पे पाए जाते हैं? भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसिया और जोधपुर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीफ किसे कहते हैं? जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होता है उसको क्या बोला जाता है? सीफ बोला जाता है, सीफ। सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में और सभी प्रकार के बालू स्तूप मिलते हैं जोधपुर में। सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में और सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं जोधपुर में। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पवन दिशा के समकोण, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं जो पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और ये बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं पवन दिशा के समानांतर, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन दिशा के समकोण पर बनते हैं। जैसे ये पवन की दिशा है और यहाँ पर ये बनेंगे, जिससे ये इस तरह के बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनेंगे, तो ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये हैं बीकानेर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है। तारा बालू का स्तूप ये हमादा के चारों ओर बनते हैं। मोहनगढ़, जैसलमेर, पोखरण, सूरतगढ़ में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं हमादा के चारों ओर, मोहनगढ़, जैसलमेर, पोखरण, सूरतगढ़ में। अनुदैर्घ्य या पवनानुवर्ती जो रेखीय जो बालू का स्तूप हैं वो मिलते हैं जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, जोधपुर और बाड़मेर में। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है? जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो है। पोखरण तहसील का आधा भाग और फलौदी तहसील के दक्षिण पश्चिम में बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है, मतलब वहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। जो अर्धशुष्क मैदान है, ये जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान मान लो, तो यहाँ पे ये शुष्क मैदान है, यहाँ पे ये अरावली जा रही है, अरावली, तो ये अर्धशुष्क मैदान बोला जाता है इसको, अर्धशुष्क मैदान। ये है पूर्वी मैदानी भाग और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अर्धशुष्क मैदान को कैसे विभाजन किया गया है? नागौरी उच्च प्रदेश, ऊपर है शेखावाटी क्षेत्र, घग्गर का मैदान और लोनी बेसिन। लोनी बेसिन को बोला जाता है गोंडवाना प्रदेश। तो अर्धशुष्क मैदान का विभाजन किसमें किया गया है? नागौरी उच्च भूमि में, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर क्षेत्र और लोनी बेसिन में। मरु क्या है? मरुस्थल को बोला जाता है। मेरु बोला जाता है उच्च पर्वतीय प्रदेश को। माल बोला जाता है पठारी भाग को। और बागड़ जो है अरावली पर्वत और पश्चिमी मरुस्थल के जो मध्य भाग है उसको बोला जाता है बागड़ प्रदेश। ठीक है। जो अर्धशुष्क मैदान जो मैंने बोला था उस वाले जो क्षेत्र है उसको बागड़ बोला जाता है। अरावली पर्वतमाला कुल 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 550 किलोमीटर है राजस्थान में। अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसको वलित पर्वतमाला बोला जाता है। वैसे ये प्राचीनतम पर्वतमाला है और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला रह गई है, इसका जो अवशिष्ट रूप ही रह गया है। ठीक है। अगर अपन बात करें प्रागैतिहासिक कार्बोनिफेरस युग में, तो उस समय अंगारा लैंड था जिसका अवशेष राजस्थान में नहीं पाया जाता। उसका प्रागैतिहासिक कार्बोनिफेरस में 33 सागर था, जिसमें 2 अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग। कहने का मतलब मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग का जो अवशेष हैं वो किसके अवशेष हैं? 33 सागर के अवशेष हैं। वहीं गोंडवाना जो प्रदेश है उसके अवशेष कौन से? अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर अरावली की बात करें तो अधिकांश भाग मैक्सिमम जो विस्तार है वो कहाँ है? उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार कहाँ है? अजमेर में। सर्वाधिक ऊंचा कहाँ पे है? सिरोही में। और मिनिमम ऊंचा कहाँ पे है? जयपुर में है। और नुकीलापन लिए हुए है ये भीलवाड़ा और अजमेर में। ठीक है। तो अगर अरावली के भागों की बात करें तो अरावली में सबसे पहले है उत्तरी अरावली, जो जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। और यहाँ पर जो शेखावाटी जो क्षेत्र है, शेखावाटी सीकर की जो तोरावाटी पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा इस उत्तरी अरावली की श्रेणियों में आती हैं चोटियाँ। वैसे अलवर में जो भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास ये जो चोटियाँ हैं ये भी उत्तरी अरावली का हिस्सा हैं। अगर उच्च शिखर की बात करें उत्तरी अरावली में तो रघुनाथगढ़ सीकर, खो जयपुर, बहराच अलवर, बरवाड़ा जयपुर ये मुख्य उच्च शिखर हैं उत्तरी अरावली के। देन दूसरा पार्ट है मध्य अरावली, जो अजमेर से राजसमंद तक विस्तृत है। यहाँ पर मेरवाड़ा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कहाँ पर हैं? अजमेर में हैं। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? अजमेर में हैं। तीसरा है दक्षिणी अरावली, जो राजसमंद से माउंट आबू तक विस्तृत है। इसके 2 भाग हैं, आबू पर्वत, अचलगढ़, मेवाड़ अरावली, उदयपुर और राजसमंद। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग की, जो पीडमांट मैदान, जो उच्च भूभाग जो पाया जाता है। यहाँ पूर्वी मैदानी भाग में उच्च भूभाग जो पाया जाता है, उच्च मैदानी भूभाग, उसको बोला जाता है पीडमांट मैदान। अगर अपन इसकी पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो उत्तरी जो भाग है वो है मालपुरा करौली का मैदान, जो बनास बेसिन में है। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर यहाँ पर अवस्थित हैं, या अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में ये मालपुरा करौली का मैदान विस्तृत है बनास बेसिन में। अगर अपन दक्षिण भाग की बात करें तो मेवाड़ का मैदान बोला जाता है, जो राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। तृतीय पेनी प्लेन की बात करें तो मालपुरा करौली मैदान जो है वो तृतीय पेनी प्लेन भी बोला जाता है। और ये किसने बोला था? हेरोन ने बोला था।
हेरोन ने बोला था। अगर अपन पूरी मैदानी भाग के उपभागों की बात करें तो सबसे पहले है बनास बेसिन। जो बनास बेसिन कहाँ है? मुख्यतः चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक में। दूसरा है चंबल बेसिन, जो मुख्यतः कहाँ है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। नंबर तीसरा है मध्य माही बेसिन, जो कहाँ है? मुख्यतः बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग विंध्य कगार भूमि, इसके दो भाग हैं। विंध्य कगार भूमि जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। विंध्य कगार भूमि एक तो हाड़ौती, मुख्यतः कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में है। दूसरा डांग क्षेत्र जो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में विस्तृत है, से मिलकर बना हुआ है विंध्य कगार भूमि। ठीक है, दूसरा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है दक्कन लावा पठार, जिसमें पहला है मालव प्रदेश जो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। दूसरा है ऊपर माल जो बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोड़गढ़ तक विस्तृत है। ठीक है, अगला है हाड़ौती पठार जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा तक विस्तृत है। और हाड़ौती पठार को 3 उपभागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स से मिलकर बना है। मुकुंदरा हिल्स है कोटा और झालावाड़ में। अगला है शाहबाद उच्च भूमि जो हाड़ौती पठार के अंतर्गत पाई जाती है, जहाँ बारा में है शाहबाद उच्च भूमि और यहाँ पर घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, तीसरा इसका हिस्सा है डग गंगधर उच्च भूमि जो झालावाड़ में अवस्थित है। डग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ में। अगला डांगलैंड जो करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों तक विस्तृत है। 56 का मैदान वागड़ क्षेत्र को बोला जाता है, जहाँ पे माही सहायक नदियों का बेसन यहाँ पर है वागड़ क्षेत्र में। और ये है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उत्तरी प्रतापगढ़, दक्षिण पूर्वी उदयपुर में। ठीक है, जबकि 56 की पहाड़ियाँ मिलती हैं नाकोड़ा, बाड़मेर में। एक यहाँ पर आता है पॉइंट, बृहत सीमांत क्षेत्र द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कौन सा है? ये है दक्षिण पूर्वी पठारी जो पूर्वी भाग से ये सहारे विस्तृत है। बूंदी, सवाई माधोपुर पहाड़ियों के सहारे ये विस्तृत है। और चित्तौड़गढ़ के बेगू, उत्तरी कोटा में दृष्टिगत होता है। पुनः सवाई माधोपुर, धौलपुर में ये विस्तृत होता है, दृष्टिगत होता है। मेवल किसे बोलते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो मध्य भाग है वह मेवल है। वागड़ व्याघ्र घाट है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम बोला जाता है वागड़ को। ठीक है, अगर लाठीश्री क्षेत्र की बात करें, तो जो भूगर्भीय जल पट्टी है वो लाठीश्री क्षेत्र है, जो जैसलमेर से पोखरण, मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे विस्तृत है। यहीं पर एक चांदन नलकूप है जिसे बोला जाता है थार का घड़ा। अगला है बांगड़ प्रदेश, जो बांगड़ प्रदेश अरावली और पश्चिम मरुस्थल के मध्य में स्थित है। सीकर, झुंझुनू, पूर्वी चूरू, नागौर, पाली ये यहाँ पर विस्तृत है। सीकर, झुंझुनू, पूर्वी चूरू, नागौर, पाली। वहीं वागड़ जो क्षेत्र है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र वागड़ का हल कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम से पूछी गई हैं और इनको आप याद कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ में वो इन्हीं जगह से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें आप। थैंक यू।